हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अवनीत अपने मंगेतर अमन से मिलने जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बोलती है, सजना है मुझे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। अवनीत गाते हुए तैयार हो रही थी कि उसकी बहन आयत उसके पास आकर बोलती है, अब खुद को शीशे में देखकर गाना ही गाती रहेगी या अमन से मिलने भी जाएगी? बस जा रही हूँ दीदी, पहले अपने कानों में झुमके तो डाल लूं। आपको पता है ना, जब तक मैं झुमके नहीं पहनती मुझे अपना आप अधूरा लगता है। और हाँ, बिना झुमके पहने मुझे किसी की आवाज भी नहीं सुनाई देती। देख ले कहीं तेरे कान के पर्दे ही ना फट गए हों। आई डोंट केयर, आपको जो बोलना है बोलो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब ज्यादा नाटक मत कर और जाके झुमके उठाकर पहन ले। तू पहले से ही लेट है और मत कर। सही बोल रही हो। अब देखना कैसे मैं इन झुमकों को पहन के 120 की रफ्तार में अपने अमन के पास जाती हूँ। ये बोलकर वो अपने झुमकों का बॉक्स खोलती है और उसमें से अपने कपड़े से मैचिंग का झुमका निकालती है, पर उसको उस झुमके का एक जोड़ा नहीं मिलता, जिस पर वो अपनी बहन से बोलती है, इसका एक जोड़ा नहीं मिल रहा, दूसरा झुमका कहाँ चला गया? अरे इसका एक जोड़ा नहीं मिल रहा तो दूसरा झुमका पहन ले। दीदी मैंने स्पेशली इस ड्रेस के लिए शॉपिंग की थी झुमकों की, अब वो मिल नहीं रहा है, बताओ। अवनीत, आए दिन तो तू बस झुमकों की शॉपिंग करती रहती है, एक बार फिर से झुमकी की शॉपिंग कर लियो और उससे पहले अमन से जा मिलने, बेचारा कब से तेरा वेट कर रहा होगा। नहीं दीदी, इस ड्रेस के अकॉर्डिंग मेरे पास एक भी झुमका नहीं है और बिना झुमका पहने मैं नहीं जाने वाली। मतलब ये कि पहले मैं झुमके की शॉपिंग करूंगी, उसके बाद अमन से मिलूंगी। तू पागल वागल है क्या? वो बेचारा वेट कर रहा होगा और तू है कि दी मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। मैं पहले झुमके की शॉपिंग करूंगी, उसके बाद अमन के पास जाऊंगी। इतना बोलकर अवनीत अपनी सहेली जिया को कॉल करती है और बाहर मिलने को बोलती है, जिसके बाद वो अपना वॉलेट उठाकर उसके साथ झुमकों की शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। मार्केट में जाकर अवनीत की नजर एक बहुत ही प्यारे से झुमके पर जाती है, जिसे लेने के लिए अवनीत उस शॉप वाले से बार्गेनिंग करती है, पर शॉप वाला 1 रुपए भी कम नहीं करता और अवनीत से बोलता है, ये बिल्कुल न्यू कलेक्शन है, आपको पूरी मार्केट में झुमका नहीं मिलेगा और अगर मिल भी गया तो इस दाम पर नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं अंकल जी, हम कहीं और से ले लेंगे, वो भी इससे कम दामों पर। चल अवनीत। पर यार मुझे ये झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं, अंकल जी थोड़ा तो कम कर दो। अरे तू यहाँ से चल, मैं तुझे इससे अच्छे झुमके दिला दूंगी। जिया अवनीत को खींचकर वहाँ से ले जाती है। दोनों मार्केट में घूम ही रही थी, तभी अवनीत के पास में अमन का कॉल आता है, जिसे उठाते ही अमन उससे बोलता है, अवनीत कहाँ हो? मैं कब से कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यार मैं मार्केट में हूँ। मार्केट में? तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए था। खैर, तुम इस समय मार्केट में कर क्या रही हो? अरे मैं तुमसे मिलने आ रही थी, पर मैंने जो ड्रेस पहना है उसके मैचिंग का झुमका कहीं खो गया था, इसीलिए मैं मार्केट आई हूँ झुमके लेने। यार मुझे भी बुला लेती, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करने से अच्छा तुम्हारे साथ तुम्हारे झुमकों की शॉपिंग कर लेता। अच्छा बताओ कहाँ हो, मैं अभी आ रहा हूँ। अवनीत उसे मार्केट का नाम बताती है। अमन कुछ ही देर में अवनीत के पास पहुँच जाता है। अमन के आने के बाद में तीनों मिलकर झुमकों की शॉपिंग करने लगते हैं। अवनीत काफी दुकानों में जाती है और अपनी पसंद के कुछ झुमके ले लेती है, पर उसे कहीं भी वो झुमका नहीं मिलता जो उसने सबसे पहले देखा था। झुमके की शॉपिंग करके तीनों घर के लिए निकल रहे थे, तभी रास्ते में मोमोज देखकर जिया अमन से बोलती है, अपनी होने वाली बीवी को तो तूने झुमके की शॉपिंग करवा दी, लेकिन अपनी होने वाली साली को तूने पूछा? अरे बोलो ना, आपको क्या चाहिए, पर याद रखना झुमकों को छोड़कर, क्योंकि मेरी आंखें अब और झुमके नहीं देख सकती। झुमके की शॉपिंग करके तीनों घर के लिए निकल रहे थे, तभी रास्ते में मोमोज देखकर जिया अमन से बोलती है, अपनी होने वाली बीवी को तो तूने झुमके की शॉपिंग करवा दी, लेकिन अपनी होने वाली साली को तूने पूछा? अरे बोलो ना, आपको क्या चाहिए, पर याद रखना झुमकों को छोड़कर, क्योंकि मेरी आंखें अब और झुमके नहीं देख सकती। अरे मुझे झुमके नहीं चाहिए, वो तो इन्हीं महारानी को चाहिए होते झुमके, मुझे तो बस यहाँ के मोमोज खाने हैं।
आपको पता है जीजू, यहाँ के मोमोज कितने फेमस हैं। ऐसा है तो फिर चलकर खाते हैं। तीनों मोमोज की शॉप पर जाकर मोमोज खाने लगते हैं। मोमोज खाने के बाद में अमन दोनों को उनके घर छोड़कर अपने घर निकल जाता है। घर जाते ही अवनीत की बहन उससे झुमके लेकर उन्हें देखते हुए बोलती है, कराई पूरे दिन झुमके की शॉपिंग? हाँ। अब मुंह क्यों बना है तेरा? अब तो तूने इतने सारे झुमके ले लिए, तो हर दिन बदल बदल कर भी पहनेगी ना, तब भी तेरे झुमके रिपीट नहीं होंगे। अब और कितनी शॉपिंग करनी है तुझे? आयत के पूछने पर अवनीत उसे झुमकों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर आयत उससे बोलती है, झुमके ही तो थे, तो शादी से पहले एक बार फिर से शॉपिंग कर लेना, तब तक उसका रेट भी कम हो जाएगा। अब प्लीज अपना मूड सही कर और जाकर फ्रेश हो जा, तेरे जीजू भी आते होंगे। इतना बोलकर आयत वहाँ से चली जाती है और अवनीत फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है, जहाँ उसका उतरा हुआ मुंह देखकर जीजू उससे बोलते हैं, क्या हुआ मेरी प्यारी साली को? कुछ नहीं हुआ जी, आज मैडम झुमके की शॉपिंग करने गई थी, वहाँ एक झुमका पसंद आया पर ले नहीं पाई क्योंकि उसका रेट ज्यादा था, और आपकी साली जी नहीं चाहती कि उसके होने वाले पति शादी से पहले उसके खर्चे उठाएं, इसलिए अमन को वो झुमके दिलाने को नहीं बोला। बस इतनी सी बात? अरे मुझसे बोल देती, ये लो पैसे और कल जाकर फिर से जितने चाहे झुमकों की शॉपिंग कर लेना। और रियली जीजू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। ये देखते ही अवनीत खुश हो जाती है और अपने जीजू को गले लगाकर उनसे थैंक्स कहती है। अवनीत बिना किसी देरी के अगले दिन उसी दुकान पर जाकर उन झुमकों को ले लेती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत ही जल्द अवनीत की शादी अमन से हो जाती है। शादी की पहली ही रात अमन उसको एक बॉक्स गिफ्ट करता है, जिसे देखकर अवनीत उससे बोलती है, ये क्या है? तुम्हारा गिफ्ट, खोल कर देखो। अवनीत उस बॉक्स को खोलती है, जिसमें वो काफी सारे अलग अलग तरह के झुमके देखती है, जिसे देखकर वो अमन से बोलती है, इतने सारे झुमके, इन सब की शॉपिंग तुमने की? हाँ, इन सभी झुमकों की शॉपिंग मैंने खुद करी है, वो भी अलग अलग शहर में जाकर, जैसे बरेली, दिल्ली, भोपाल। तुमको झुमके की शॉपिंग करने के लिए इतने दूर दूर जाना पड़ा? अरे नहीं, मैं इन सब जगह पर काम के सिलसिले से गया था, पर मैंने हर जगह जाकर झुमकों की शॉपिंग की, क्योंकि तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें ये तोहफा दूंगा। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। और अब जब हम हनीमून पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी मैं झुमकों की शॉपिंग करूंगी, क्योंकि मेरे जानू मुझे झुमके की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। पता है मुझे, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए झुमकों की शॉपिंग की। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे झुमके, मेरा मतलब है बहुत अच्छा पति मिला। मैं भी बहुत लकी हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है जो सिर्फ झुमकों की शॉपिंग करती है। इसमें मेरा ही तो फायदा है, तुम जितनी कम शॉपिंग करोगी मेरे उतने ही पैसे बचेंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर अवनीत अमन से लड़ने लगती है और कुछ ही दिनों बाद में दोनों अपने हनीमून पर निकल जाते हैं, जहां अवनीत फिर से अमन को लेकर झुमकों की दुकान पर शॉपिंग के लिए निकलती है। और इस तरह अब वो जब भी किसी भी नई जगह पर जाते तो अवनीत झुमकों की शॉपिंग किया करती, और इस तरह अमन उसे हमेशा ही अपनी पसंद के झुमके दिलाया करता। प्रिया और प्रेम एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। फिर क्या, कुछ समय बाद ही दोनों के परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। सब लोग बेहद खुश थे। प्रिया ने एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। कुछ महीनों बाद ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है प्रिया के ससुराल में। वो सासू माँ, एक बात बतानी है। अरे इतना शर्मा क्यों रही है? क्या बात है, बता तो सही। वो सासू माँ, आप दादी बनने वाली हो। हैं? अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अरे भाई, क्या हुआ? इतना शोर शराबा कैसे हो रहा है? कोई खुशी की बात है क्या? अरे मिठाई लाइए जाकर, आप दादा बनने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात कर रही हो भाग्यवान, अभी ले आता हूँ। और बहू, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। ये लो शगुन।
कुछ समय बाद ही उनके घर गोद भराई का फंक्शन होता है, जिसमें बहुत से रिश्तेदार आते हैं। सभी प्रिया को आशीर्वाद और ढेरों गिफ्ट्स देते हैं। सबका इतना प्यार पाकर प्रिया खुशी से फूले नहीं समाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक शाम घर में सभी लोग बैठकर बात कर ही रहे होते हैं। अरे बहू, देख मैं तेरे लिए सोंठ के लड्डू बना रही हूँ, रोज खाने हैं। ठीक है सासू माँ। सुन बहू, ध्यान से किशमिश का डब्बा भी लेते आना, और हाँ, ध्यान से काम करना, ठीक है? अच्छा सासू माँ। अरे यार प्रिया, कुछ पकौड़े भी बना लेना, बहुत मन कर रहा है मेरा। ठीक है, मैं पकोड़े भी बना कर लाती हूँ। इस तरह प्रिया किचन में जाकर चाय और पकोड़े बना देती है और सबको लाकर देती है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसकी सास ने तो उसे किशमिश लाने को बोला था। वो किचन में दोबारा जाती है और देखती है कि किशमिश का डिब्बा तो बहुत ऊपर रखा है। वो पास ही रखे स्टूल पर चढ़कर डिब्बा उतारने की कोशिश करती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके गिरने की आवाज सुन सभी घर वाले किचन में आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या, बहू गिर गई, हाय! प्रेम, जल्दी से हॉस्पिटल ले जा इसे। अरे ये क्या हुआ? अरे बहू गिर गई, हाय! प्रेम, अरे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जा बहू को, हाय! भगवान, ये क्या कर दिया? जच्चा बच्चा सलामत हो बस। प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। पिताजी, गाड़ी निकालिए, चलिए माँ, हॉस्पिटल चलते हैं फटाफट से। प्रेम और उसके परिवार वाले प्रिया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है पर प्रिया को होश नहीं आता। वो आईसीयू में एडमिट हो जाती है। प्रेम अपने माता पिता को घर वापस भेज देता है और खुद हॉस्पिटल में रुकता है। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं और प्रेम से प्रिया की क्रिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। प्रेम जी, प्रिया की हालत बहुत क्रिटिकल है। हम बच्चे या माँ किसी एक को ही बचा सकते हैं। क्या? डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब प्लीज मेरी प्रिया को बचा लीजिए आप। पर हाँ, अब आपकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप प्रिया को बचाइए। प्रिया कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर तो मानो प्रेम के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। वो ये बात सब घर वालों से छुपाता है पर प्रिया को वो सारी बात बता देता है। कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो घर जाती है पर अपने पहले बच्चे को खोने का गम और कभी माँ ना बन पाने की बात से प्रिया बहुत ज्यादा उदास और हताश रहने लगती है। ऐसे ही साल बीतते जाते हैं। उसकी सास उसे गुमसुम देख पूछती है, अरे बहू, 2 साल हो गए हैं और तू अब भी वही गम लिए बैठी है। अरे कब तक ऐसे ही रहेगी? कुछ नहीं सासू माँ। सब समझती हूँ मैं बहू, मिसकैरेज हो जाते हैं बहू, पर तू हिम्मत मत हार, एक बार और कोशिश कर। ये ले, अब की सब अच्छा होगा। बाबा जी की कृपा से तुझे एक सुंदर सा लड़का होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है माँ जी? अरे बहू, बाबा जी की कृपा से क्या नहीं हो सकता। कितनों की गोद भरी है उनकी कृपा से। कल तुझे ले चलूंगी बंगाली बाबा के पास। सच में माँ जी, ऐसा होगा? मैं फिर से माँ बन पाऊंगी? हाँ, बस तू ये ताबीज बांध ले और फिर हम चलेंगे बाबा जी के पास। माँ, ये कैसी अंधविश्वास की बातें करती हो? किसी पाखंडी के पास नहीं जाएगा कोई, समझे? हाँ तो क्या हम परेशान नहीं है? इसने अपना बच्चा खोया है तो मैंने भी तो अपना पोता या पोती खोई है। अरे अब तो मुझे पोता चाहिए ही चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ माँ आपके आगे, बस कीजिए।
इस तरह प्रेम अपनी माँ की बातें सुनकर बेहद परेशान हो जाता है। ऊपर से प्रिया का दुख उससे अब देखा नहीं जाता और वो बड़े बड़े डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाकर अपनी बीवी के दोबारा माँ बनने के बारे में सलाह लेने लगता है। तभी डॉक्टर हुड्डा से उसकी मुलाकात होती है और वो उसे सलाह देते हैं। प्रेम, तुम्हारी बीवी की रिपोर्ट्स मैंने देखी है और अब सिर्फ एक ही तरीका है मेरी नजरों में जिनसे वो माँ बन सकती है, और वो है सैरोगेसी। सैरोगेसी? ये क्या है? जो भी है डॉक्टर साहब, मैं करवाने को रेडी हूँ। तो ठीक है, बस आप किसी एक ऐसी महिला को ढूंढ लीजिए जो ये करवाने के लिए रेडी हो। सर, क्या आपकी नजर में ऐसी कोई लड़की है? अगर है तो प्लीज बताइएगा, और हाँ, पैसे की चिंता मत कीजिएगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जी, एक है तो सही हमारी नजरों में, लेकिन वो बहुत गरीब घर से है। नाम है वंशिका। 2 साल पहले भी सैरोगेट मदर बन चुकी है। ये रहा उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, ये लीजिए। क्या पता वो आपकी मदद कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी मदद की है। प्रेम को जैसे ही सैरोगेसी के बारे में पता चलता है, वो इसके बारे में अपनी पत्नी प्रिया को बताता है। ये सुनकर प्रिया को आशा की एक किरण नजर आने लगती है। दोनों मिलकर वंशिका के घर जाते हैं और उससे बच्चे को लेकर बात करते हैं। नमस्कार जी। जी, वो वंशिका जी से मिलना था। डॉक्टर हुड्डा से उनका कांटेक्ट नंबर और एड्रेस मिला था। जी, हम ही वंशिका हैं। डॉक्टर हुड्डा ने हमें बताया था आपके बारे में। वंशिका जी, बहुत उम्मीदों के साथ आपके पास आए हैं हम। प्लीज मना मत कीजिएगा। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरी सुनी गोद कब से एक बच्चे के लिए तरस रही है। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, मेरी झोली भर दो। आप ऐसे मत कहिए, मैं तैयार हूँ सैरोगेट मदर बनने के लिए। आज से तुम मेरी बहन जैसी सहेली हो। जो तुम कर रही हो ऐसा कौन करता है किसी के लिए। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह कुछ महीनों बाद ही वंशिका प्रेम और प्रिया के बच्चे की सूनी गोद भर देती है। कुछ ही दिनों में उसे एक प्यारा सा बेटा हो जाता है। ये लीजिए आपका बेटा। मेरा फर्ज पूरा हुआ, आप इसका ख्याल रखना। माँ तो मैं भी हूँ इसकी, और हाँ, मुझे भी इससे मिलवाते रहना, भूलिएगा मत मुझे। तुम्हारी वजह से मेरा जीवन सफल हो गया, वरना मुझ पर एक बांझ होने का धब्बा लग जाता। मैं मरते दम तक तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। इस तरह प्रेम और प्रिया का परिवार भी पूरा हो जाता है। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों बेहद खुश हो जाते हैं, मानो उनके परिवार में खुशी की तरंग फिर से लौट आई हो। पायल एक बहुत ही क्यूट, स्वीट और थोड़ी चुलबुली सी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ मधु और पिता जग्गा रहते थे। पायल सुधीर नाम के लड़के से प्यार करती थी, जो कि पेशे से एक टीचर था। उसके परिवार में उसकी माँ अन्नू और बड़ी बहन कसक रहते थे। कसक बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक थी। वैसे तो उसकी शादी हो चुकी थी, पर वो अब भी अपने मायके में रहती थी और सारे घर पर अपना हुक्म चलाती थी। दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ पायल और सुधीर की शादी हो जाती है। अरे पायल बिटिया, जरा मेरे पैर तो दबा दे। जी माँ जी, अभी दबा देती हूँ। दवाई भी लगा दूँ माँ जी? हे भगवान, जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी गुणी और संस्कारी बहू मिली है मुझे। हाँ। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने भी मोती दान दिए होंगे जो मुझे आप जैसी सास मिली। बस अब तू एक छोटा सा बाल गोपाल ले आ घर में, तो घर की रौनक में 4 चांद लग जाएंगे। जी माँ जी, जैसा आप कहें। दोनों सास बहू में बहुत प्यार होता है, और वहीं पायल की ननद कसक को इस बात से बहुत चिढ़ होती है। उसे अपनी माँ और भाभी को एक साथ देख जरा भी खुशी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन पायल कपड़े प्रेस कर रही होती है, तभी उसकी सास उसे आवाज लगाती है। हाँ जी माँ जी, बस आई, कपड़े प्रेस कर रही थी।
पायल के जाते ही कसक वहाँ आती है और जानबूझकर अपनी एक साड़ी जला देती है। माँ देखो भाभी ने क्या किया, मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। अरे कसक बेटा, तेरे पास कौन सा कमी है कपड़ों की, एक साड़ी ही तो जली है ना, जाने दे। अरे माँ, जली नहीं, आपकी बहू ने जानबूझकर जलाई है। नहीं दीदी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। अरे अगर वो कह रही है कि उसने नहीं किया तो क्यों बहस कर रही हो? आज इस पायल की वजह से माँ ने मुझे डांट लगाई है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पायल प्रेग्नेंट हो जाती है। अन्नू अब अपनी बहू पायल को इस खुशखबरी के लिए 9 लखा हार तोहफे में देती है और उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है, जिसे देखकर कसक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन, कसक दीदी ये लीजिए खाना। जहर मिलाकर लाई हो ना इसमें तुम मेरे लिए? नहीं दीदी, ये कैसी बात कर रही हो आप? ज्यादा भोली बनने का ना दिखावा मत करो, सब पता है मुझे आप क्या चाहती हो। आप मुझसे इतना क्यों गुस्साएं दीदी? मैंने क्या किया है आखिर? आपके आने के बाद से सारे घर में मेरी वैल्यू कम हो गई है। हर किसी को बस आपका ही ध्यान रहता है। नफरत करती हूँ मैं आपसे। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। आप घर की बड़ी है, सब आपका बहुत सम्मान करते हैं दीदी। बस बस, वो 9 लखा हार भी माँ ने तुम्हें दे दिया, जबकि वो अच्छे से जानती हैं कि वो हार मुझे कितना पसंद है। बस आप चले जाओ यहाँ से। कसक की बात सुनकर पायल का मन बहुत उदास होता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। वहीं अपनी नफरत के चलते कसक अपनी भाभी को घर से निकालने की साजिश करने लगती है। वो रसोई में जाती है और पपाया जूस को एनर्जी ड्रिंक में मिलाकर ले आती है और पायल के कमरे में जाती है। दीदी आप यहाँ, कोई काम था तो मुझसे कह देती, मैं आ जाती आपके पास। नहीं नहीं, परेशान मत हो भाभी, वो मुझे कुछ कहना था आपसे। जी दीदी कहिए ना, क्या बात है? मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं, आप माफी मत मांगो, मैं आपसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। सच में आप सच में बहुत अच्छी हैं। अब आप ये जूस पी लो मेरे लिए। आपने बनाया है दीदी मेरे लिए? सच में? मैं जरूर पीऊंगी। कसक वहाँ से चली जाती है और उसी शाम पायल के पेट में बहुत दर्द होता है। वो बार बार वॉमिटिंग करने लगती है। उसकी सास अन्नू उसे लेडी डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताती है कि कुछ गलत खाने की वजह से ऐसा हुआ है, पर किस्मत से पायल और उसका बच्चा दोनों ही बच जाते हैं। कसक ये सब सुन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अब वो ठान लेती है कि अपनी भाभी और उसके बच्चे को जान से मार देगी। ऐसे ही एक दिन पायल सीढ़ियों के पास खड़ी होती है और कसक उसे धक्का दे देती है और सारे घर में शोर मचा देती है। माँ, भैया जल्दी आओ, भाभी गिर गई है जीने से। अरे ये सब कैसे हो गया? पता नहीं माँ, कैसे गिर गई भाभी। अन्नू और कसक पायल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ उसका इलाज चलता है और उसका ऑपरेशन होता है। हाय मेरे राम, गर्मियों के आम, ये क्या हो गया? आप तो कहती थी कि आपकी बहू बड़ी समझदार है, अपना ख्याल नहीं रखा गया उससे। अरे तू क्या बोल रही है? मैं पहले ही इतनी दुखी हूँ, तू और मत कर। मुझे तो पहले ही पता था आपकी बहू बच्चा नहीं चाहती है। कभी कुछ गलत खा लेती है तो कभी गिर जाती है। अरे तू बकवास मत कर। भगवान झूठ ना बुलाए, सच कहती हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा था भाभी को पपीता खाते हुए।
तू सच कह रही है क्या? हाय रे, मैं तो समझती थी कि मेरी बहू बहुत सुशील है, गुणी है। हाय, ये तो नागन है, नागन। तभी वहाँ सुधीर आ जाता है और अपनी बहन को खींचकर थप्पड़ लगा देता है। सुधीर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाओगे? हाँ हाँ हाँ, एक बार नहीं 10 बार उठाऊंगा। आपने काम ही ऐसा किया है। आपने ही धक्का दिया था ना पायल को, और उस दिन पपीते का जूस। बोलिए, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? अरे दीदी, बस भी कीजिए। सच तो ये है कि आप चाहती ही नहीं थी कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा इस दुनिया में रहे। आप तो मारना चाहती थी उन्हें। अरे सुधीर, पागल हो गया है क्या? ये सब क्या बोले जा रहा है? कुछ सोच समझ कर बोल। अरे माँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था दीदी को पायल को धक्का देते हुए। ये सब बात सुनकर अन्नू के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो गुस्से से तिलमिला जाती है और कसक को एक करारा तमाचा लगा देती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है और बताती है कि आपकी बहू बिल्कुल ठीक है और उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है और आप सब उनसे मिल सकते हैं। सब अंदर जाते हैं। भाभी, आप मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ इतना कुछ किया और आपने कभी कुछ नहीं कहा। माफ कर दो भाभी। दीदी, आप मेरी अपनी हैं और माफी मत मांगो। आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। सब हॉस्पिटल से घर जाते हैं और खुशी खुशी छोटी सी परी का स्वागत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।